देश के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों के काउंटर पर आज से टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि आज से कुछ स्टेशनों पर ही काउंटर के जरिए टिकटों की बुकिंग होगी और आने वाले दिनों में धीरे धीरे बाकी के काउंटर्स भी खोले जाएंगे। इसके अलावा एजेंट के जरिए भी आज से टिकट खरीदे जा सकेंगे। अब तक ऑनलाइन बुकिंग की ही जा सकती। टिकट बुकिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, साथ ही मास्क भी लगाना होगा। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए खुदाई के दौरान शिवलिंग और कुछ टूटी मूर्तियां मिलने का दावा किया गया। वहां लॉकडाउन के बीच ही रामलला के चबूतरे के आसपास जमीन को समतल बनाने का काम शुरू हुआ और खुदाई करने वाली 3 मशीनों की मदद से राम जन्मभूमि वाली जगह पर बिखरा मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तस्वीरें जारी कर बताया कि मलबा हटाते वक्त पुराने मंदिर के अवशेष और देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली। साथ ही ये भी दावा किया गया कि राम जन्मभूमि स्थान से एक शिवलिंग भी मिला जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। अयोध्या में अभी तक राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन नहीं हो पाया है। भूमि पूजन के लिए वहां जमीन से मलबा और झाड़ फूस हटाना जरूरी है। लॉकडाउन की वजह से इस काम में देरी हो रही थी, लेकिन लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद राम जन्मभूमि पर सरकार के दिशा निर्देशों के तहत काम शुरू करने के लिए अयोध्या के जिलाधिकारी से इजाजत ली गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से मजदूरों को सीमित संख्या में ही काम पर लगाया जा सकता था, इसलिए सिर्फ एक क्रेन, खुदाई करने वाली 3 मशीनें, 2 ट्रैक्टर और 10 मजदूरों को ही जमीन को समतल करने के काम में लगाया गया। और 11 मई से अब तक वहां मलबा हटाने के लिए जो खुदाई हुई उसमें देवी देवताओं की खंडित यानी टूटी मूर्तियों के अलावा काले रंग के कसौटी पत्थर के 7 खंबे और लाल बलुआ पत्थर के 6 खंबे भी मिले, जिन्हें वीएचपी और अयोध्या के साधु संतों ने इस बात का नया सबूत बताया कि राम जन्मभूमि मंदिर इसी जगह था। सभी लोग जानते हैं कि महाराज विक्रमादित्य ने भव्य मंदिर निर्माण कराया था, जिसको ध्वस्त कर करके एक ढांचा खड़ी की गई थी, तो उसका अवशेष ये सब हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की जांच नहीं हो पाई कि राम जन्मभूमि के पास मिली मंदिरों की ये निशानियां कितनी पुरानी हैं। इन सब कलाकृतियों को संभाल के रखा गया है। इनकी प्रॉपर इंडेक्सिंग वगैरह करके इसको सुरक्षित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल जाएंगे। पीएम मोदी तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रहेंगी। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम मोदी और ममता बनर्जी कोलकाता के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। ममता बनर्जी ने एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी से राज्य का दौरा करने की अपील की थी। पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ओडिशा जाएंगे और वहां भी तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। ओडिशा में अम्फन तूफान की वजह से कई जिलों में भारी नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा तबाही समुद्र के किनारों के पास रहने वाले लोगों को हुई, जिनमें पारादीप जिला शामिल है। पारादीप में तूफान सबसे ज्यादा ताकतवर रिकॉर्ड किया गया, जिसका असर यह हुआ कि कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों का तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन का सूरज निकलते ही लोग अपने घर की मरम्मत करने में जुट गए। कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों पर अचानक आफत आ गई। दीवारें टूट गईं, छतें उड़ गईं और जमीन पर कचरा जमा हो गया। समुद्र से मछली पकड़कर गुजारा करने वाले लोग भी नावों की हालत देखने पहुंच गए। कई नावों को तूफान में भारी नुकसान हुआ। कई जगह नावें सलामत बच गईं, लेकिन मछली पकड़ने के औजार और जाल गायब मिले। जगह जगह सड़कों पर पेड़ टूटकर गिर गए, जिसकी वजह से कई जगह अहम रास्ते भी बंद हो गए। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को इस नुकसान का पहले से अंदेशा था, इसीलिए तूफान गुजरने के फौरन बाद एनडीआरएफ की कई टीमें लोगों की मदद के लिए पहुंच गईं और बड़े पैमाने पर पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया। तूफान के दौरान घरों में कैद कुछ लोगों के घरों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए। जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन घर से निकलने का रास्ता बंद हो गया। ऐसे एक परिवार की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची। पेड़ को काटने से इमारत को नुकसान हो सकता था, इसलिए पेड़ को रस्सी से खींचकर हटाया गया। बालेश्वर में भी बड़ी संख्या में पेड़ टूटकर गिर गए, जिन्हें हटाने के लिए आसपास के लोगों की मदद से काम शुरू किया गया। केंद्रपाड़ा भी उन जिलों में है जहां तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। एनडीआरएफ की कई टीमें पेड़ों को काटने और जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी हैं।
कोरोना संकट पर विपक्ष के नेताओं की एक बड़ी बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। इस बैठक की अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी नेता शरद पवार, डीएमके नेता एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई दलों के नेता हिस्सा लेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं होगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि उन्हें बैठक की जानकारी नहीं मिली है। बैठक के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी न्योता दिया गया है, लेकिन हिस्सा लेने की बाबत अब तक इन दोनों दलों का रुख स्पष्ट नहीं है। खबर है कि इस बैठक में कोरोना और लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में बात होगी। बैठक में प्रवासी मजदूरों का भी मुद्दा उठेगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक साथ कोरोना वायरस के 95 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। ये मरीज जिन इलाकों में मिले उन्हें तुरंत हॉटस्पॉट घोषित करके सील कर दिया गया और उन इलाकों में पुलिस ने गश्त भी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस वालों को जो दुकानें खुली मिली उनको फौरन ही बंद करवा दिया गया। पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है कि उन जोन्स को सील करने में जहां से पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। पूरे जनपद में अभी तक की बात करी जाए तो 121 केस जो है वो प्रकाश में आए हैं। इतना ही नहीं, जो लोग बेवजह घरों से बाहर घूमते मिले उन लोगों को भी पुलिस ने घरों में भेजना शुरू कर दिया। बताया गया कि हाल ही में जो लोग दूसरे राज्यों से लौटे हैं उनकी ही रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद हॉटस्पॉट बने इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को लोगों की स्क्रीनिंग के काम में लगा दिया गया। एक साथ 95 नए मरीज मिलने के बाद जिलाधिकारी ने इस बात के साफ संकेत दिए कि आने वाले दिनों में सख्ती और बढ़ाई जा सकती है। जैसे जैसे हमारे हॉटस्पॉट घोषित होंगे, हो सकता है हमें और सख्ती करनी पड़े। जहाँ पे हॉटस्पॉट मुक्त हो गया वहाँ पे हम और कुछ रिजल्व कर सकते हैं, तो हम सबको सजग रहना पड़ेगा। विदेशों में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाने का वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 13 जून तक जारी रहेगा। इसमें 47 देशों से 162 उड़ानों के जरिए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण पहले 22 मई को पूरा होना था, लेकिन अब ये 13 जून तक जारी रहेगा। 98 देशों से लौटने के लिए 2,59,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। अब तक वंदे भारत मिशन के तहत 23,475 भारतीय वापस आ चुके हैं। सीएम योगी ने दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को काम देने का भरोसा दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। सीएम ने इन मजदूरों को उन्हीं के इलाके में काम देने का भी भरोसा दिया। अब यहीं पे रहने का मन बना लीजिए और इसके लिए आप लोग अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाइए। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में एक दुकान में आग लग गई, जिससे 25 लाख का सामान जलने की आशंका जताई गई। जितना भी सामान रखा था लगभग 25 से 30 लाख का अनुमान लगाया जा रहा है कि वो सारा सामान जलकर भस्म हो गया। राबड़ी देवी ने लॉकडाउन के बीच पैदल गांव लौट रहे मजदूरों की बेबसी को दिखाते हुए गाए एक गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान की हमर बेटा भूखले सुते हो राम। आतंकवाद विरोधी दिवस पर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एसएसपी ने पुलिस वालों को आतंक के खात्मे की शपथ दिलवाई। सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। अमेरिका ने अलकायदा के बड़े आतंकवादी इब्राहिम जुबैर को भारत को सौंप दिया है। इसे अमृतसर लाया गया है। आतंकी इब्राहिम जुबैर को क्वारंटीन सेंटर में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। जुबैर अलकायदा के लिए फंड जुटाता था। भारत सरकार पिछले 2 साल से लगातार इब्राहिम जुबैर के प्रत्यर्पण की कोशिश में लगी हुई थी। आतंकी इब्राहिम जुबैर अमेरिका की कोर्ट में अलकायदा के लिए फंडिंग की बात कबूल कर चुका है। इब्राहिम जुबैर तेलंगाना का रहने वाला है और उसका परिवार शारजाह में रहता है। इंग्लैंड के हार्टफोर्डशायर में मैकडॉनल्ड्स के खुलते ही वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद वहां मैकडॉनल्ड्स ने अपने कई रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया, जिनके खुलते ही वहां भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। मैकडॉनल्ड्स के एक रेस्टोरेंट के बाहर तो गाड़ियों की सैकड़ों मीटर लंबी कतार नजर आई। गाड़ियों पर सवार लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।
रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के लिए ट्रैफिक संभालना भी मुश्किल हो गया। हालांकि इन रेस्टोरेंट में ड्राइव इन का इंतजाम किया गया था, जहां लोगों को उनकी गाड़ी में ही ऑर्डर पहुंचाया गया। वक्त बर्बाद न हो इसके लिए एक तय रकम से ज्यादा का सामान खरीदने पर भी रोक लगा दी गई, लेकिन इसके बावजूद वहां खरीदारों की भीड़ में कोई कमी नजर नहीं आई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 41,000 के पार पहुंच गया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 3,245 कोरोना मरीज बढ़े हैं। यही नहीं, पिछले 24 घंटों में 64 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद राज्य में अब तक कोरोना से 1,445 मरीजों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई में ही कोरोना के मरीज 25,000 से ज्यादा हो गए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कपड़ा उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई। ये कर्मचारी ईद के मौके पर अपने वेतन और बोनस की मांग कर रहे थे, लेकिन वेतन मांगने पहुंचे इन कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस ने वहां मौजूद महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, जो मिला उसकी जमकर पिटाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से लोग और भड़क गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। कई प्रदर्शनकारी भी लाठियां लेकर पुलिस वालों से भिड़ गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इससे पहले लॉकडाउन के बावजूद वहां सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने फैक्ट्री मालिकों से मई के वेतन के साथ बोनस दिए जाने की भी मांग की। हालांकि बाद में पहुंची पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में कोरोना के एक दिन में 212 मरीज बढ़े हैं। तो राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर है, कोरोना के मरीज बढ़कर 6,227 हो गए हैं और एक दिन में 212 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 151 मरीजों की मौत हुई है। राजस्थान में हालांकि कोरोना से अब तक 2,591 मरीज ठीक भी हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए अगस्त में दक्षिण अफ्रीका जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कोरोना संकट के बाद यह टीम इंडिया के लिए क्रिकेट की शुरुआत होगी। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है कि बीसीसीआई ने इस दौरे के लिए कुछ शर्तों के साथ हामी भर ली है। इन शर्तों में कोरोना संकट की उस वक्त की स्थिति भी शामिल है, जिसके आधार पर दोनों बोर्ड आखिरी फैसला करेंगे। हालांकि दोनों ही देशों के क्रिकेट बोर्डों को अपनी अपनी सरकारों से दौरे के लिए इजाजत लेनी होगी। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होनी जरूरी होंगी, जो कोरोना संकट के बाद से ही बंद है। दक्षिण अफ्रीका के बोर्ड ने यह भी साफ किया कि अगर जरूरत पड़ी तो बिना दर्शकों के सीरीज के मैच करवाए जाएंगे। 3 T20 मैचों की सीरीज के साथ अभी कई शर्तें जुड़ी हैं, इसलिए तारीखें भी तय नहीं की गई। माना जा रहा है कि कोरोना संकट के कारण टाला गया आईपीएल भी अक्टूबर और नवंबर के महीने में दक्षिण अफ्रीका में ही करवाने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन की फोर्ड फैक्ट्री का दौरा किया, लेकिन उन्होंने यहां भी मास्क नहीं पहना, जबकि वहां के अधिकारी मास्क पहने हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति इस फैक्ट्री में काफी देर तक रहे, हालांकि बाद में उन्होंने मास्क हाथ में ले लिया। कुछ दिन पहले ट्रंप ने एक मास्क फैक्ट्री का दौरा किया था, जहां भी उन्होंने मास्क नहीं पहना था। देश के कई सैलून में पीपीई किट पहनकर काम किया जा रहा है। इसमें हरियाणा के जींद का भी एक सैलून शामिल है, जहां पीपीई किट पहनकर काम किया गया। सरकार की ओर से इजाजत मिलने के बाद दुकानें तो खुल गई, लेकिन कोरोना की संकट अभी टला नहीं है। यही वजह रही कि इस सैलून के कर्मचारी पीपीई किट पहनकर ग्राहक के बाल काटते नजर आए। साथ ही उन्होंने मास्क भी पहना था। कोरोना से बचाव के लिए पीपीई किट पहनकर बाल काटने का तरीका अपनाया गया, जिससे ग्राहकों की सुरक्षा हो सके। ग्राहक अपना तौलिया अपने साथ लेके आता है, हम अपना तौलिया यूज नहीं करते। बताया गया कि इस सैलून को पूरी तरह सैनिटाइज करने के साथ ही यहां आने वाले ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर और दूसरी चीजों का भी इंतजाम किया गया, जिसकी वजह से यहां आने वाले लोग भी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक ही बंदा बैठा था यहाँ पे और वो भी एक कोने में और मैं दूसरे कोने में बैठा था, तो मुझे लगा कि हाँ भाई कुछ सिक्योरिटी है यहाँ पे। आरपीएफ ने रेल टिकटों की कालाबाजारी के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें आईआरसीटीसी के 8 एजेंट और 6 दलाल शामिल हैं। ये सभी अपनी निजी आईडी पर टिकट निकालकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच रहे थे। इसकी शिकायत रेलवे ने आरपीएफ से की थी। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों से 6 लाख से भी ज्यादा रुपए बरामद किए हैं।
राजस्थान में फसल को नुकसान पहुंचाने वाली टिड्डियां अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ गई हैं। इन टिड्डियों की वजह से सबसे ज्यादा परेशान किसान हैं, क्योंकि राजस्थान के दौसा में इन टिड्डियों ने कुछ ही घंटों में खेतों में खड़ी फसल बर्बाद कर दी। सामने आई तस्वीरों में हर तरफ टिड्डियां ही टिड्डियां दिखाई दी। फसल बर्बाद होने से किसानों की मुश्किलें और बढ़ गईं। हालांकि टिड्डियों से निपटने के लिए पूरे इलाके में कीटनाशक दवा का भी छिड़काव किया गया। टिड्डियों के नियंत्रण के लिए 30 ट्रैक्टरों से, पावर स्प्रेयरों से और कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे किया गया है। टिड्डियों को भगाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से मदद की अपील की। भारत सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ी तैयारी के साथ राजस्थान सरकार की मदद करनी चाहिए। दावा किया गया कि राजस्थान के कई जिलों में फसल को पूरी तरह बर्बाद कर चुकी ये टिड्डियां अब यूपी और हरियाणा की तरफ बढ़ गईं। इस बीच टिड्डियों से निपटने के लिए भारत ने कमर कस ली है और इस पर काबू पाने के लिए भारत ने पाकिस्तान और ईरान की तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाया। किसानों के लिए मुसीबत बन चुकी इन टिड्डियों से लड़ने के लिए भारत ने दोनों देशों को प्रस्ताव दिया है। यही नहीं, इनके खात्मे के लिए भारत ने कीटनाशक देने का भी पेशकश की है। बताया जा रहा है कि ईरान ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अब भारत को पाकिस्तान के फैसले का इंतजार है। मैं हूं किशोर रजवाणी, आज की ताजा खबर जारी है। रिलायंस जियो ने अमेरिकी कंपनी KKR के साथ एक बड़ी डील की है। इस सौदे के तहत KKR रिलायंस जियो में 11,367 करोड़ का निवेश करेगी। 1.5 महीने में रिलायंस जियो में ये 5वां बड़ा निवेश है। इससे पहले फेसबुक, सिल्वर लेक पार्टनर्स, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक ने भी जियो में निवेश किया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 36 लाख से ज्यादा का बिल भेजा है। राजस्थान सरकार ने ये बिल कोटा से उत्तर प्रदेश भेजे गए छात्रों के एवज में मांगा है। राजस्थान सरकार ने दावा किया कि कोटा से छात्रों को आगरा और झांसी छोड़ा गया था। राजस्थान सरकार के बिल भेजने पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने गहलोत सरकार पर पलटवार किया। संबित पात्रा ने ट्वीट में लिखा, कोटा से उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस लाते समय यूपी के कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई। दया छोड़िए, आधी रात को दफ्तर खुलवाकर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया। वाह रे मदद। दिल्ली में लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल प्रबंधन ने क्वारंटीन किए गए डॉक्टरों के होटल खाली करने के आदेश को 1 हफ्ते के लिए टालने का भरोसा दी। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर से डॉक्टर मिले और उस आदेश को वापस लेने की मांग की, जिसमें डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से होटल खाली करने को कहा गया था। डॉक्टरों से मुलाकात के बाद अस्पताल प्रबंधन ने भरोसा दिया कि इस आदेश को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया जाएगा। LNJP अस्पताल ने स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए 14 दिन के लिए क्वारंटीन हुए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को होटल खाली करने का आदेश दिया था। साथ ही आदेश में यह भी बताया गया था कि उनके होटल में रहने का खर्च अब अस्पताल नहीं उठाएगा। जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अस्पताल के MD को चिट्ठी लिखी थी और अस्पताल के इस आदेश को अमानवीय करार दिया था। हालांकि अब दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है कि इस सेवा को जारी रखने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बाद MD ने होटल खाली करने का अपना पिछला आदेश रद्द कर दिया। हमारा बेबी प्रेग्नेंट है और हमारे पेरेंट्स एल्डरली है, डायबिटिक है, बहुत डर रहता है उनकी हमारे वजह से इन्फेक्ट हो गई है। जो कोविड वार्ड में काम कर रहा है उसको बिना किसी शर्त, बिना किसी कंडीशन, बिना किसी पैमाने के 14 दिन का क्वारंटीन और नेगेटिव टेस्टिंग के बाद ही उसको घर जाने की परमिशन मिले। पाकिस्तान ने फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने पुंछ की कृष्णा घाटी में भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की है। इसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में लॉकडाउन में छूट देने के लिए कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से जारी लॉकडाउन को वहां 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके खिलाफ कुछ लोग बर्तन पीटते हुए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने लॉकडाउन को फिर से बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले पर अपनी नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी मांगा। इस प्रदर्शन में कई महिलाएं भी नजर आईं। सभी प्रदर्शनकारियों के चेहरों पर मास्क तो दिखे, लेकिन किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ख्याल नहीं रखा। जो लोग सड़कों पर उतरकर इस प्रदर्शन का समर्थन नहीं कर सके, उन्हें अपने मकानों की बालकनी से बर्तन पीटते हुए देखा गया। बताया गया कि लोग कई हफ्तों से जारी लॉकडाउन से जल्द आजादी चाहते हैं।
यूपी के झांसी में रक्सा बॉर्डर पर जुटे बिहार के प्रवासी मजदूरों ने नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रवासी मजदूरों ने नीतीश सरकार पर कोरोना संकट के बीच उनका साथ नहीं देने का आरोप लगाया। प्रवासी मजदूरों ने दावा किया कि अगर बिहार सरकार उनका साथ देती तो वो इस वक्त अपने गाँव में होते। प्रवासी मजदूरों ने इस दौरान यूपी सरकार की तारीफ की। मजदूरों ने बताया कि झांसी में उनके खाने पीने और रहने की अच्छी व्यवस्था की गई। वहीं झांसी के डीएम ने इन मजदूरों को बसों से उनके राज्य को भिजवाया। बिहार सरकार कोई सुविधा नहीं दे, अगर देती तो अभी हम लोग घर अपने अच्छे से चले जाते हैं। कोई तरह का सुविधा नहीं दी है। कुछ सुविधा नहीं दे रहा है। फोन भी लगा रहे हैं प्रशासन, बिहार का प्रशासन भी, वो भी मोबाइल स्विच ऑफ है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाने वाले हैं उनकी संख्या कम हो गई है। अगर आज की जो आंकड़ा देख लिया जाए 75% जो भी हैं बिहार जाने वाले हैं, जो श्रमिक हैं, उन्हीं लोगों का व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। और ये इन लोगों की स्थिति भी ऐसी है कि मध्य प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में छोड़ देते हैं और उत्तर प्रदेश बॉर्डर में आने के बाद इन लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ट्रेन या बस की व्यवस्था करके उनकी बॉर्डर तक रवाना करने की व्यवस्था की जा रही है। भारत ने चीन पर गश्त के दौरान बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख और सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण पर चीन भारतीय सैनिकों की सामान्य गश्ती में बाधा डाल रहा है। इसके साथ ही भारत ने चीन के क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की घुसपैठ के चीन के आरोपों को खारिज किया है। All Indian activities are entirely on the Indian side of the LAC. In fact, it is the Chinese side that has recently undertaken activity hindering India's normal patrolling patterns. Indian side has always taken a very responsible approach towards border management. चेन्नई में एक निजी कंपनी ने कंटेनमेंट जोन में केमिकल के छिड़काव के लिए एक रोबोट बनाया। ऐसे इलाकों में जाने से स्वास्थ्य कर्मियों को वायरस की चपेट में आने का खतरा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इस रोबोट को सड़क पर उतारा। इस रोबोट को सामान ढोने वाले एक ऑटो में रखकर कंटेनमेंट जोन में ले जाया गया। कोरोना जैसे दिखने वाले इस रोबोट को देखकर सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस पर एक स्क्रीन भी लगाई गई जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए सीएम E.K. पलनीस्वामी का वीडियो चलता दिखाई दिया। These robots can be used in the containment zones as well as even on the roads, so that the disinfectant will be sprayed very easily. 4 पहियों वाले इस रोबोट ने कंटेनमेंट जोन की एक संकरी गली में पहुंचकर केमिकल का छिड़काव किया। इसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत भी नहीं दिखी। ये रोबोट चलते चलते सड़क को सैनिटाइज करता नजर आया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी कोरोना संकट के बीच मिठाई की दुकान पर रसमलाई खाने पहुंचे, जिसके बाद लोगों ने उन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोगों ने राष्ट्रपति पर सवाल उठाए कि कोरोना संकट के बीच रसमलाई खाने जाना ठीक नहीं है। हालांकि जिस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति रसमलाई खाने पहुंचे, उन्होंने मास्क लगा रखा था। पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के शिवमोग्गा में एफआईआर दर्ज कर दी गई। एक दिन पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से पीएम केयर्स फंड का हिसाब मांगा गया था और लोगों के दान के पैसे का सही इस्तेमाल न किए जाने का आरोप लगाया गया था। इसे कर्नाटक के एक वकील ने प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश बताया और पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस का ट्विटर हैंडल संभालने वाले नेताओं को आरोपी बनाया गया। बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में दर्ज हुई इस एफआईआर को कांग्रेस ने बीजेपी की तानाशाही करार दिया। आज कार्रवाई सोनिया गांधी जी पे नहीं, कार्रवाई पीएम केयर फंड पे होनी चाहिए कि 9,000 करोड़ से अधिक जो रुपए आए हैं उससे कितने मास्क लिए गए, कितने मजदूरों को घर भेजा गया, कितने वेंटिलेटर लिए गए, कितनी पीपीई किट लिए गई। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने कांग्रेस को नसीहत दी कि वो कोरोना संकट में ऐसी राजनीति ना करे। साथ ही जेडीयू ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने को भी गलत माना। ये भी निंदनीय कार्य है और सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संयम बरतना चाहिए। राजनीतिक प्रतिशोध से किया गया कोई भी कार्य अनप्रोडक्टिव होगा। पंजाब के लुधियाना में शराब के ठेके तय समय के बावजूद खुले रखने का यूथ अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। अकाली दल के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन के बाहर गले में घड़ियां डालकर दिखाई दिए कि 6 बजे के बाद भी शराब की दुकानें खुली हैं। विरोध करने के लिए अकाली दल के कार्यकर्ता ने लोगों को दूध भी बांटा। देख सकते घड़ियां आ टाइम 6:45 दा 6 बजे तक सारी दुकानां बंद करने दे ऑर्डर है, पर ठेके वालों को स्पेशल राहत दी हुई है। विराट कोहली ने अम्फन तूफान से हुए हादसों पर दुख जताया।
विराट कोहली ने पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में अम्फन तूफान की वजह से हुए हादसों पर दुख जताया और सभी लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोलंबिया में कोरोना वायरस संकट के बीच कुछ कंपनियों ने गाड़ियों को धोने के साथ सैनिटाइज करने की भी शुरुआत कर दी। ऐसा करते समय नियमों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि कर्मचारी या गाड़ी का मालिक भी इस बीमारी की चपेट में न आए। दिल्ली मेट्रो के एमडी मंगू सिंह शास्त्री पार्क और खैबर पार्क मेट्रो डिपो पहुंचे, जहां उन्होंने मेट्रो को फिर से चलाने की तैयारियों की जानकारी ली। यूपी के प्रयागराज में एक बाजार में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मचारियों को कई गाड़ियों के साथ काफी मेहनत करनी पड़ी। दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर में ट्रेनों से लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले मजदूरों की भीड़ लग गई। कुछ दिन पहले ईस्ट विनोद नगर के एक सरकारी स्कूल में दिल्ली सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन केंद्र बनाया गया था, जिसके बाहर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचे मजदूरों की लंबी कतार नजर आई। इसी कतार में एक गर्भवती महिला भी इंतजार करती दिखी। महिला ने बताया कि वो एक दिन पहले से वहां लाइन में खड़ी है, लेकिन अपनी तबीयत के बारे में बताने के बाद भी उसकी अपील को अनसुना कर दिया गया। आपने बताया उनको कि आप प्रेग्नेंट हैं और बताई हूँ सर, कल क्या आया तो आज तुम्हें कैसे कर दूं? कुछ देर बाद रजिस्ट्रेशन सेंटर के एक कर्मचारी ने गर्भवती महिला को बैठने के लिए एक कुर्सी दी और गेट के बाहर ही वो कुर्सी पर बैठ गई। इस रजिस्ट्रेशन केंद्र पर कुछ ऐसे मजदूर भी पहुंचे जो पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे, लेकिन स्क्रीनिंग और बाकी प्रक्रिया के लिए उन्हें भी लंबी लाइन में लगना पड़ा। कुछ ने तो आरोप लगाया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें स्क्रीनिंग वाली जगह का सही पता तक नहीं बताया गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी हमारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसके अंदर एड्रेस फुल है ही नहीं। लॉकडाउन में छूट मिलते ही जयपुर में मजदूरों ने भी काम की तलाश तेज कर दी। पिछले 2 महीने से काम नहीं मिलने की वजह से ये मजदूर काफी परेशान थे और लॉकडाउन में छूट मिलते ही अपने औजार लेकर काम की तलाश में सड़क किनारे पहुंच गए। काम की छूट दे दी गई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ। अब आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर 2 महीने बाद में फिर बड़ी संख्या के अंदर मजदूर इकट्ठे होने लगे। हालांकि काम नहीं मिलने की वजह से इन मजदूरों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं और इसी वजह से उन्हें भी काम नहीं मिल रहा है। वेट के लिए साहब बैठे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है, बैठे हैं, क्या करें। सड़क किनारे खड़े ये मजदूर काम नहीं मिलने से काफी निराश दिखे। सब्जी नहीं, सब्जी के लिए पैसे नहीं है, कंधे डाल के लेके आते हैं। बताओ आज काम धंधा नहीं है तो कैसे पार पड़ेगी हम लोगों की। बीजेपी के सांसद संगमलाल गुप्ता के एक बयान पर विवाद हो गया। संगमलाल गुप्ता ने मुंबई से गांव लौटने वाले मजदूरों में से लाखों को छुट्टियां मनाने के लिए गांव लौटने वाला बताया। हालांकि इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी के राज पुरोहित ने माफी मांग ली, लेकिन बीजेपी सांसद के बयान ने तूल पकड़ लिया। अप्रैल और मई महीने में बंबई से 5 से 6 लाख लोग छुट्टियां मनाने ही गांव जाते थे, ये आपको भी मालूम है। तो उसमें 5-6 लाख लोग जो छुट्टियां मनाने जाते हैं, ऐसे भी लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये 2 महीना इस भीषण परिस्थितियों में जो यहाँ रह लिया है उसको संक्रमण है ही नहीं है और न उसको आगे होने वाला है। इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से दहशत फैल गई। बताया गया कि आग फैक्ट्री के बाहर रखे प्लास्टिक के कबाड़ में लगी थी, जिसने जल्द ही फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में वहां से आग की भीषण लपटें निकलती नजर आईं। आग से निकलने वाले गहरे काले धुएं ने आसपास के बड़े इलाके को ढक लिया। आग फैक्ट्री की छत तक पहुंच गई, जहां से तेज लपटें निकलती दिखी। जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। लपटें इतनी जबरदस्त थी कि उन पर पानी की बौछारों का भी कोई असर नहीं हुआ। आग को फैलते देख पूरे इलाके को सील कर दिया गया और आसपास रहने वाले लोगों को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी गई। महाराष्ट्र के पालघर में एक मजदूर को लात मारने के आरोप में कलेक्टर ने तहसीलदार के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया। एक दिन पहले ट्रेन पकड़ने के लिए पालघर पहुंचे एक मजदूर को तहसीलदार के लात मारने का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें साफ दिखा कि भीड़ को काबू करने में नाकाम इस तहसीलदार ने एक मजदूर को लात मार दी और उससे काफी देर तक धमकाता रहा। ये सब देखकर कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पहुंचे और वहां मौजूद दूसरे लोगों का ध्यान भी इस ओर चला गया। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद कलेक्टर ने तहसीलदार के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया।
देश में कोरोना की रफ्तार तमाम कोशिशों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 1,12,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 3,400 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना के करीब 64,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 45,000 से ज्यादा लोग इस जानलेवा बीमारी को हराकर घर लौट चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा तेज है और यही वजह रही कि वहां कोरोना के मरीजों की संख्या 39,000 के पार पहुंच चुकी है और अब तक करीब 1,400 लोगों की वहां मौत हो चुकी है। दूसरे पायदान पर मौजूद तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की गिनती 13,000 के पार पहुंच चुकी है और वहां 87 लोगों की वहां जान जा चुकी है। कोरोना के 12,500 से ज्यादा मरीजों के साथ गुजरात तीसरे नंबर पर है। इस महामारी से पूरे राज्य में 750 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मतलब कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में दिल्ली चौथे पायदान पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच चुका है और इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 176 पहुंच चुकी है। पांचवें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना के 6,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और अब तक इस महामारी से वहां 147 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश कोरोना के 5,700 से ज्यादा मरीजों के साथ छठे नंबर पर है और वहां 267 लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब ये कि मौतों के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर। इस लिस्ट में 7वें पायदान पर उत्तर प्रदेश का नंबर है, क्योंकि वहां मरीजों की संख्या 5,000 से ज्यादा हो चुकी है और अब तक 127 लोगों की जान कोरोना वायरस से जा चुकी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हॉस्टल खाली कराए जाने के विरोध में कुछ छात्र धरने पर बैठ गए। 2 दिन पहले बीएचयू प्रशासन की तरफ से इन छात्रों को लॉकडाउन की वजह से हॉस्टल खाली करने का नोटिस दिया गया था, जिस पर छात्रों ने नाराजगी जताई। जब उनसे हॉस्टल खाली कराने को कहा गया तो कुछ छात्र अपने सामान के साथ हॉस्टल के सामने ही सड़क पर धरने पर बैठ गए। धूप में भी उन्होंने धरना प्रदर्शन जारी रखा और वहीं बैठे रहे। हालांकि हालात ना बिगड़े, इसके लिए सुरक्षा कर्मी वहां तैनात दिखे। इस बीच छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर तानाशाही का भी आरोप लगाया। हम यहाँ सुरक्षित हैं, अपने कैंपस में सुरक्षित हैं, तो हमको क्यों भेजा जा रहा है? यहाँ के कुलपति महोदय से हम लोग स्पष्ट रूप से वार्ता नहीं कर लेंगे, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। आर अश्विन ने गेंदबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद टीम इंडिया के स्पिनर आर अश्विन ने मैदान पर गेंदबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया। जोधपुर में रेलवे स्टेशन पर खड़ी खाली ट्रेन के एक डिब्बे में आग लग गई, जिसके बाद दमकल की 4 गाड़ियों ने आग को बुझाया। यूपी सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ और दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर जिले के शहरी इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने मेडिकल स्टाफ, पुलिस और दूसरे लोगों के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा और पीपीई किट भिजवाई। दावा किया गया कि इस आयुर्वेदिक काढ़े से कोरोना वायरस से लड़ाई में मदद मिलेगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कोरोना वायरस के कुछ और मरीज सामने आने के बाद डी ब्लॉक की कई गलियों को सील कर दिया गया। एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन कर रही पाकिस्तानी सेना अपने देश के लोगों की सुरक्षा की परवाह किए बिना भारतीय सीमा पर रॉकेट दाग रही है। पाकिस्तानी चीन सेना के जवान रिहायशी इलाकों में छिपकर हमला करने में जुटे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इन तस्वीरों में साफ दिखा कि पाकिस्तानी सेना के जवानों ने एक रिहायशी इमारत की आड़ में छिपकर भारतीय सीमा में रॉकेट दागे। रॉकेट के इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना के जवान खुशियां मनाते हुए भी नजर आए। रॉकेट के निशाने पर लगते ही ये जवान इस रिहायशी इमारत से भाग खड़े हुए। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में लॉकडाउन की वजह से फंसे बंगाल के मजदूरों को गांव लाने के लिए उनके परिवार वालों ने बंगाल से बस बुक करके भेजी। ये सभी मजदूर लॉकडाउन के बाद से ही अपने गांव लौटने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन कोई साधन नहीं मिलने के बाद इनके परिवार वालों ने पश्चिम बंगाल से एक बस बुक की और इन्हें लाने के लिए उसे नोएडा भेजा गया। ये जो बस आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये बस जो है ये पश्चिम बंगाल से आई है और यहाँ महामाया फ्लाईओवर पर रुक गई है। और जितने भी ये लोग हैं 31 लोग हैं, 31 लोग हैं ये लोग, 31 लोग, और ये सभी लोग यहीं पर आ रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं। लॉकडाउन में फंसने की वजह से परेशान इन मजदूरों ने सरकार पर भी कोई मदद नहीं करने का आरोप लगाया। 2 महीने हो गया हमारा तो यहाँ बैठे बैठे, ना कुछ हमारा बंगाल की तरफ से कोई खबर आया, ना यूपी की तरफ से कोई मदद मिली है। बस में बैठकर गांव लौट रहे इन मजदूरों ने सभी नियमों का पालन भी किया और बस में एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे दिखे। साथ ही सभी के चेहरों पर मास्क भी लगा नजर आया। मैं हूं किशोर रजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।